दोस्तों, नई परख पर सीधी बात के दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्ते। आज फिर मैं सटीक, सीधी और बिना किसी हेर-फेर के बात करूँगा, विश्लेषण करूँगा, आज के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर आपके साथ में चर्चा करूँगा। दोस्तों, आज राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन का दूसरा दिन था। धीरे-धीरे यह महाभारत के युद्ध जैसे नज़ारे में बदलता जा रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि मैं इसकी महाभारत के युद्ध से तुलना क्यों कर रहा हूँ। महाभारत में दरअसल युद्ध होता था या फिर रणनीति बनाने की बैठकें होती थी। रात में रणनीति बनाने की बैठकें होती थी और दिन में युद्ध होता था। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता हुआ मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। कल शाम भी ऐसा ही कुछ हुआ। कांग्रेस ने विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सारे विपक्ष के नेताओं को शाम के भोजन पर बुलाया। जैसा कि कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये महज डिनर पार्टी नहीं थी। ये विपक्षी एकता की ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था और साथ में अगले कुछ दिनों में वोट चोरी के आंदोलन की योजना को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श का मौका भी था, जिसका उस समय भरपूर इस्तेमाल किया गया। सारे विपक्षी दिमाग एक जगह जुड़कर बैठे, चर्चा हुई। सारे नेता इस बात से काफी जोश में थे कि आम जनता में इस आंदोलन के आह्वान पर जोरदार प्रतिक्रिया हुई है। लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यह लड़ाई जनता के मानस को उत्तेजित कर रही है। लोग खुलकर इसके समर्थन में आ रहे हैं और तो और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए के पार्टनरों के मन में भी सवाल उठने लगे हैं। वो भी सोचने लगे हैं कि ये सब क्या हो रहा है और मेरा यह विश्लेषण आपको इस दिशा में भी ले जाएगा कि अगर भाजपा के 100 वोटरों के मन की था ली जाए तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि भाजपा के समर्थक 100 वोटर इस समय इस आंदोलन पर क्या सोच रहे होंगे। दोस्तों, आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो दो तरह की होती है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिक्रिया विपक्ष के साथ हमदर्दी दिखाने तक सीमित रह सकती है, महसूस करने तक सीमित रह सकती है, हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हो। और सक्रिय प्रतिक्रिया यह होती है कि लोग तरह तरह के तरीकों से, तरह तरह के रास्ते अपनाते हुए आंदोलन के साथ जुड़ते हैं और आंदोलन में योगदान करते हैं, बिना मांगे वो योगदान करते हैं। जिसकी जितनी हैसियत है उतना वो आगे बढ़कर आंदोलन में हाथ बटाता है। आज दिखाई ये पड़ा कि लोग सक्रिय रूप से राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों और इंदिरा भवन की ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए प्रमाणों को पुख्ता करने में जुट गए। कल राहुल ने एक वेब एड्रेस और एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया था, जिसके जरिए वोट चोर कुर्सी छोड़ के आंदोलन के साथ अपना समर्थन जताया जा सकता था। दोस्तों, इस आह्वान का कहना था, वोट चोरी का एक भी मामला छूटने न पाए, इसलिए http://votechori.in पर जाएं। फिर से दोहरा रहा हूं, वोट चोरी का एक भी मामला छूटने न पाए, इसलिए http://votechori.in पर जाएं और 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें। एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं ताकि आप याद कर लें, वोट चोरी का एक भी मामला छूटने न पाए, http://votechori.in पर जाएं और 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें। आप जानते हैं कि एक दिन के भीतर भीतर कितने लोगों ने इस अभियान के साथ अपनी आवाज मिलाई? पिछले 24 घंटे में कांग्रेस को 15 लाख से ज्यादा समर्थन सर्टिफिकेट वेब एड्रेस पर मिले और पिछले 24 घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा समर्थन की मिस्ड कॉल आई। आप समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। कहना ना होगा कि यह तो केवल एक छोटी सी शुरुआत है। जल्दी ही कांग्रेस के पास ऐसे करोड़ों समर्थन और मिस्ड कॉलों की लाइन लगने वाली है। लोगों ने अपनी ही पहलकदमी पर खोज निकाला है कि वाराणसी की मतदाता सूची का क्या हाल है। यह प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां तो चुनाव आयोग का चमत्कार ही सामने आ गया है। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति, जिसका के नाम राजकमल दास है, उसके नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। राजकमल दास के 50 बेटे हैं, लाइन से मतदाता सूची में उनके नाम लिखे हुए हैं, पिता की जगह राजकमल दास का नाम दर्ज है, इन सबके वोट बने हुए हैं।
उनके सबसे राजकमल दास के मतदाता सूची पे अगर जाएं तो राजकमल दास के सबसे छोटे बेटे राघवेंद्र की उम्र है 28 साल और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास की उम्र है 72 साल। क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को भी सिर्फ मामूली त्रुटि कहकर टाल देगा या मान लेगा कि फर्जीवाड़ा खुल्लम खुल्ला चल रहा है? वोट चोरी की यह घटना बता रही है कि सिर्फ बनारस के लोग ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा लोकतंत्र ठगा जा रहा है। इंडिया ब्लॉक के सांसद आज एक टी शर्ट पहनकर संसद में पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस टी शर्ट में क्या लिखा था? इस टी शर्ट में लिखा था मिंता देवी का नाम लिखा हुआ था। मिंता देवी कौन है? बिहार की वोटर लिस्ट में मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई गई है। सोचिए, बिहार की वोटर लिस्ट में मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई गई है, लेकिन वे दर्ज हैं किस तरह? फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर। यानी फर्स्ट टाइम वोटर वो होता है जो 18 साल की उम्र इसने अभी अभी पार की है। तो बिहार की वोटर लिस्ट में मिंता देवी 124 साल की दर्ज हैं, लेकिन उनका नाम दर्ज है फर्स्ट टाइम वोटर की श्रेणी में। मिंता देवी की अपने पति के साथ एक सेल्फी भी आज इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रही है। इस सोशल मीडिया पर उनका वोटिंग आई कार्ड भी दिखाई दे रहा है। इस वोटिंग आई कार्ड में उनकी जन्मतिथि 15/5/1900 लिखी हुई है, यानी वे 20वीं सदी शुरू होने से ठीक पहले ही पैदा हुई थी। यह अलग बात है कि सेल्फी में वे ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 साल के बीच की लग रही हैं। क्या इस तरह की वोटर लिस्ट लोकतंत्र पर सीधा हमला नहीं है? इसीलिए यह नारा बनता है, देश की जनता इसीलिए अब बिना किसी लाग लपेट के यह नारा लगाने की तरफ बढ़ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। आमतौर पर आम लोग एक और तथ्य निकाल कर लाए हैं। पालघर महाराष्ट्र में सुषमा गुप्ता का नाम वोटर लिस्ट में 6 बार अलग अलग एपिक नंबर के साथ दर्ज है। क्या इसका मतलब यह नहीं निकलता कि महाराष्ट्र की इस वोटर के नाम पर 6 वोट डाले गए होंगे? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता कब सुनिश्चित होगी? क्या यह तथ्य चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल नहीं उठाता? लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र नागपुर साउथ की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट वोटर खोज निकाले हैं। एक ही पते पर एक से ज्यादा वोटरों के रजिस्टर्ड होने की बात तो आम है। क्या डुप्लीकेट वोटरों ने वोट नहीं डाले होंगे? इसकी गारंटी तो एक ही तरीके से हो सकती है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दे, जिसमें देखकर गारंटी की जा सके कि एक ही व्यक्ति 2 बार या 3 बार या 6 बार वोट डालने नहीं गया था, भले ही वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो, उसको रोक दिया गया कि एक से ज्यादा बार वोट ना दे। सफाई यह भी दी जा रही है कि शकुन रानी, जिनका उदाहरण राहुल गांधी ने दिया था, का कहना है कि उन्होंने तो एक ही बार वोट डाला, वो तो एक ही बार वोट डालने गई थी, पर उनके नाम पर 2 बार पीठासीन अधिकारी के टिक को राहुल ने दिखाया था। इससे तो गेंद आयोग के पाले में चली जाती है। आयोग निकल कर आए और सीसीटीवी का फुटेज दिखाए कि शकुन रानी सच बोल रही हैं या नहीं बोल रही हैं। पर आयोग तो कहता है कि वह न तो फुटेज देगा, न दिखाएगा, न ही उसे सुरक्षित रखेगा। तब तो यही बात सच मानी जाएगी जो राहुल ने कही थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सीसीटीवी फुटेज मतदान की पारदर्शिता कायम रखने के लिए सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। राहुल यही तो मांग कर रहे हैं, गैर भाजपा विपक्ष की यही तो मांग है। दोस्तों, यह चुनाव आयोग अपने आप में एक व्यंग्य चित्र में बदल गया है, एक कार्टून में बदल गया है। उसके कार्टून सोशल मीडिया पर और अखबारों में जमकर दिखाए जा रहे हैं। कार्टूनिस्टों को तो एक काम ही मिल गया है, चुनाव आयोग की खिंचाई करने का। चुनाव आयोग की खिंचाई करने का नाम मिल गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाषा में उड़ैया लेते हुए टिप्पणी की है कि क्या इससे नहीं लगता कि आयोग की प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिरती जा रही है? केंद्र सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल विपक्ष पर आक्रमण किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग और संविधान को नष्ट कर देने वालों के सरगना है। क्या यह आरोप आपको हैरत में नहीं डालता? देखिए तो आरोप कौन लगा रहा है। ये वही भाजपा है जिसने संविधान द्वारा चुनी गई उपरा सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 1990 में लाखों कार सेवकों का टिड्डी दल की तरह आक्रमण करवाया था। ये वही भाजपा है जिसके नेता नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग विरोधी भाषण इस समय वायरल हो रहा है। ये वही भाजपा है जिसके उपरा के नेता कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा दी थी, क्योंकि वे हलफनामा देने के बाद भी बाबरी मस्जिद की रक्षा करने में नाकाम रहे थे। यह वही भाजपा और वही संघ परिवार है
जिसने 2019 की पूर्व संध्या पर रामलीला मैदान इसलिए भर दिया था ताकि सुप्रीम कोर्ट पर राम मंदिर बनवाने के पक्ष में फैसला देने का दबाव डाला जा सके। ये वही संघ परिवार है जो आज संविधान की तरफदारी करता हुआ दिखता है, लेकिन जब संविधान बना था तो उसका कहना था कि संविधान में मनुस्मृति की बातें तो हैं ही नहीं, इसलिए वह ऐसे नहीं मान सकता। दोस्तों, झूठ की कोई इंतहा नहीं है। सरकार झांसे पे झांसा दे रही है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया है कि पुलिस ने तो 300 विपक्षी सांसदों को यह भरोसा दिया था कि वह अपनी बसों में बैठाकर उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर निर्वाचन सदन ले जाएगी, लेकिन पहुंचा दिया गया उन्हें थाने। इधर गोदी मीडिया की एक सुपरिचित मोहतरमा ने तो राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही अपने चैनल पर एक गलत वेबसाइट खोलकर दिखाना शुरू कर दिया कि राहुल के बताए गए वोटर तो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए उनकी आवाज में कोई दम साबित नहीं हुई। एक और खबर, एक और विश्लेषण सामने आ रहा है कि राहुल की यह मुहिम अब एनडीए और भाजपा के भीतर भी अपना समर्थन दिखाने लगी है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि मैं भाजपा के समर्थकों को वोटों के इस फर्जीवाड़े का समर्थक नहीं मानता। कुछ ऐसे कट्टरपंथी समर्थक हो सकते हैं जो ये मानते हो कि फर्जी वोटर हो या कुछ भी हो, हमें हर कीमत पर सत्ता में रहना है ताकि हम हिंदू राष्ट्र बना सकें। लेकिन भाजपा के 100% समर्थकों को मैं नहीं मानता कि वो लोकतंत्र के इस फर्जीवाड़े का समर्थन करेंगे। मेरा मानना है कि उनके दिमाग में भी सवाल उठ रहे होंगे। भाजपा समर्थकों के नमूने के 100 वोटर ले लीजिए, फिर कल्पना कीजिए कि ये 100 वोटर सोच रहे हैं कि मामला है क्या। भाई, वो भी तो इस बहस को सुन रहे होंगे जो हम और आप कर रहे हैं। क्या वास्तव में वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है? क्या वास्तव में वोट चोरी हो रही है? अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? वोटर सोच रहे होंगे, अगर वास्तव में कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सा रास्ता है हमारे लिए? क्या हमें भाजपा को वोट देने या न देने के बारे पर दोबारा गौर करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इसमें 70-80 वोटर सोच सकते हैं कि बात तो मोटे तौर पर ठीक ही लग रही है कि ये कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा तो हुआ ही है, लेकिन इसके आधार पर हम अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे। यानी वो 70-80 वोटर 100 में से फिर से भाजपा को वोट दे देंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर विपक्ष की इस मुहिम के असर में केवल 20-30 वोटरों के मन में ही संदेह के बीज बो दिए, अगर इस मुहिम ने केवल 20 से 30 वोटरों के मन में ही संदेह के बीज बो दिए, तो बहुत कम बहुमत से सरकार चलाने वाली भाजपा का क्या होगा? उसका जुलूस निकल जाएगा। देखिए, भाजपा ने 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है, लेकिन उसके वोट कभी 31 से 37-38% से ऊपर नहीं गए। उसका कांग्रेस जैसा मामला नहीं है। कांग्रेस जब भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाती थी, उसको 40 से 45% या उससे भी ज्यादा वोट मिलते थे। तो भाजपा के तो अगर 20-30 तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, 15-20% वोटों पर भी अगर इस मुहिम का असर पड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार जाएगी। राहुल जानते हैं कि भाजपा को एक बहुत बड़ा खतरा अपने एनडीए पार्टनरों से भी है। हालांकि ये एनडीए पार्टनर सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये एनडीए पार्टनर भी देश के बदलते हुए माहौल को ध्यान से देख रहे होंगे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से नहीं आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कतारों से नहीं आते हैं। इनमें से बहुत से लोग गैर सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं और गैर सांप्रदायिक राजनीतिक माहौल में रहना चाहते हैं। वे भी देख रहे होंगे कि एनडीए की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा। दोस्तों, अपना वोट बचाने की चिंता एनडीए के पार्टनर दलों के समर्थकों के बीच भी है। इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। आज एसआईआर बिहार में हो रही है। चिराग और नीतीश और मांझी और कुशवाहा के वोट भी खतरे में हैं। केवल राष्ट्रीय जनता दल के, मदन सहनी की पार्टी के, सीपीआई एमएल के, इन्हीं के वोट खतरे में नहीं है, इन लोगों के भी वोट खतरे में है। कल एसआईआर आंध्र में भी होगी, तब चंद्रबाबू नायडू के वोटरों का क्या होगा? इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग के पास अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि इन्हीं सब कारणों से एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उसके सभी पार्टनरों को भी विपक्ष के साथ आवाज में आवाज बुलाते हुए एक ही नारा लगाना होगा, वोट चोर कुर्सी छोड़। ये हमारे निकट भविष्य का नारा है और इस नारे को लगाएगा वो
लोकतंत्र की रक्षा करेगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं आपसे अपील करूंगा जाने से पहले कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, अपने शुभेच्छुओं, जिनसे आप राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें भी सुझाव दें कि वो नई परख को सब्सक्राइब करके उसे प्रोत्साहित करें, ताकि हम इसी तरीके से निर्भीक टिप्पणियां करते रहें, तथ्यगत विश्लेषण करते रहें और बेबाक तरीके से अपनी बात कहते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।